किसी चीनी मिल में लगा के ट्रायल बेसिस पे, जैसे हम प्री हार्वेस्ट की मेच्योरिटी सर्वे की बात करते हैं, तो क्या इसको लगा के नहीं देख सकते कि हमारी रिकवरी कितनी इंप्रूव हो रही है? आप ठीक है, आप कोई विवाद ना लें, आप 240 रुपए के हिसाब से पेमेंट करना है, 240 रुपए के हिसाब से पेमेंट करते रहे। आप ये नहीं कहें कि आपका पेमेंट जो होगा वो ऑन क्वालिटी बेसिस होगा। ठीक है, आप अपने सिस्टम को फॉलो करें, लेकिन देखें तो इसको लगाने के बाद आपके पास हो क्या रहा है। आपको हर 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर आपका सैंपल एनालाइज होकर आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि इस ट्रक से जो गन्ना आ रहा है उसमें कितने % चीनी है, इस बुग्गी से जो गन्ना आ रहा है उसमें कितने % चीनी है। तो आप ये तो देख सकते हैं कि किस जोन का गन्ना कैसा आ रहा है, आप तुरंत उसको पकड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सेंटर के गन्ने में क्या था, गेट के गन्ने में कितना था, अमुक क्षेत्र के गन्ने में क्या था, अमुक एरिया के गन्ने में क्या था। आप बाद में अपने सिस्टम को डिवाइस करें। मैंने तो इसके ऊपर एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट भी बना रखा है, मैंने इसके ऊपर एक फॉर्मूला भी डिराइव कर रखा है कि आप अपने गन्ने के प्राइस को डायरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ पोल के साथ कैसे लिंक करें। उस विषय पर खैर कभी आगे वार्ता करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये उसी की स्लाइड्स हैं कुछ। नेक्स्ट, आगे आ जाइए, आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, छोड़ दीजिए इनको सबको, आगे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आइए। यस, पिछले मैं आपको बताऊं कि लगभग 15 दिनों से सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत इस विषय को लेकर संजीदा है कि इंडस्ट्री की जो सिचुएशन अरे भाई, पूरी महफिल डिस्टर्ब हो रही है, आप ही से कर रहे हैं। इंडस्ट्री की अगर कोई इतनी संजीदा प्रॉब्लम है तो उसको कैसे रूट आउट किया जाए। एक इंस्टीट्यूट के नाते नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इसको कैसे व्यू करता है। मैं तो कम से कम आपकी शुगर इंडस्ट्री को एक शुगर फैक्ट्री के तौर पर नहीं देखता। आज की तारीख में अगर हमको इसी में जीना, इसी में मरना है, तो मैं इसको इंटीग्रेटेड एनर्जी कॉम्प्लेक्सेस के तौर पे देखता हूं। आई व्यू इट एज IECs, इंटीग्रेटेड एनर्जी कॉम्प्लेक्सेस। अभी आज की तारीख में चीनी के दाम हो सकता है 24 रुपए किलो हो, 24.5 रुपए किलो हो, 23.5 रुपए किलो हो। इंटीग्रेटेड एनर्जी कॉम्प्लेक्सेस के बाद भी आज की तारीख में आपको हो सकता है कि आपके लिए विन विन सिचुएशन ना आए, आप प्रॉफिट अर्न ना करें, लेकिन जो लॉस आप बुक कर रहे हैं उसमें बहुत कमी आ सकती है। और जब आपके मार्केट्स फेवरेबल होंगे, शुगर के प्राइसेस फेवरेबल होंगे, थोड़ा भी बढ़ेंगे, तो आगे की ग्राफिक्स में आपको दिखेगा कि आप किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एक ऑल इंडिया सिनारियो हम लेते हैं कि अगर आप अपने बाई प्रोडक्ट्स को एज सच बेच रहे हैं, आप कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, जो आपकी बगास निकली, जो बगास आपकी सेव हुई, आपका जो मोलासेस आया, आपका जो प्रेस मड आया, उसको आपने ऐसा ही बेच दिया, कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया। यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी कोजनरेशन, यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी एथेनॉल मैन्युफैक्चर, यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी बायोकंपोस्टिंग एट ऑल, यू आर सेलिंग इट एज सच। और मैंने इस बात की भी कल्पना की हुई है, इस बात को मैंने उसमें लिया हुआ है कि आपके पास लो प्रेशर बॉयलर है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग फॉर द कोजनरेशन, यू आर हैविंग द बॉयलर्स ऑफ 21 और 32 kg और मैक्सिमम 45 kg। तो स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन और मैंने स्टीम जनरेशन रेशियो जो बगास से लिया हुआ है वो भी 2.2 से लेके और 6 के बीच में लिया हुआ है स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन। तो आप देखें करीब करीब 30 रुपए पर क्विंटल आप कमा सकते हैं। अगर आप अपने बाई प्रोडक्ट्स को ऐसे ही बेच देते हैं तो आप 30 रुपए क्विंटल पाते हैं। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड एनर्जी कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं तो क्या होता है, ये मैं ऑल इंडिया फिगर दिखा रहा हूं, फिर मैं यूपी के संदर्भों में आऊंगा। नेक्स्ट, अब ये देखिए आपकी बढ़ गई, ये आपकी जो 30 रुपए चल रही थी वो 30 रुपए से बढ़ के कहीं ज्यादा हो गई, लगभग 1.5 गुनी से भी ज्यादा हो गई, क्योंकि आपने जो बगास हाई प्रेशर को जनरेशन किया, जहां 32 kg या 45 kg का बॉयलर ले रहे थे, उसकी जगह आपने 87 से लेकर 110 आटा का बॉयलर इस्तेमाल किया। आपने एथेनॉल का प्रोडक्शन किया, एथेनॉल के रेट्स आपको मालूम है कि आज की तारीख में अच्छे हैं, 42 रुपए पर लीटर है। प्रेस मड को मैंने अभी भी बायो कंपोस्टिंग से लिंक नहीं किया, लेकिन 2 चीजों में वैल्यू एडिशन मैंने लिया, एक तो पावर कोजनरेशन के लिए और एक मोलासेस से एथेनॉल के लिए। और अब आप ये देखें कि लगभग 1.5 गुने का फर्क पड़ गया, लगभग 55 रुपए पर क्विंटल आ गया। जो 30 रुपए आपका था पर क्विंटल ऑफ केन,
वो वैल्यू एडिशन होके 30 से 55 रुपए हो गया लगभग। अब उत्तर प्रदेश में आ जाए, नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश में आ जाए। अब उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि मेरे फैक्ट्री से आए हुए कुछ लोग बैठे हैं, वो कहेंगे कि 7.5% बगास सेविंग आपने कैसे ले ली। मोलासेस परसेंट केन पे कोई विवाद नहीं होना चाहिए, 4.75% और प्रेसमर 3.5%। लेकिन बगास सेविंग जो 7.5 ली है वो क्यों ली है, वो मेरा एक इनडायरेक्ट कैलकुलेशन है कि आपको मालूम है बगास आपके यहाँ 30-31% होती है, 1% आपकी बगास या बगास किलो चली जाती है फिल्टर रेट के लिए, बाकी आपकी 29-30% जो बची और आप 2.2 या 2.3 को रेशियो ले लें और 45-46% भी 47% भी स्टीम कंजम्पशन ले लें तो आपकी 7-7.5% बगास बचनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आपकी 7 और 7.5% बगास नहीं बचती तो वो मेरे लिए भी और आपके लिए, दोनों के लिए इन्वेस्टिगेशन का विषय हो सकता है। दाम मैंने लगभग वो लिए हैं कि जो उत्तर प्रदेश में इस समय चल रहे हैं। हो सकता है कि बगास का रेट जो चीनी मिलें पेपर इंडस्ट्री के पास है उनमें कुछ ज्यादा हो, जो दूर है उनमें कुछ कम हो, तो मैंने एक एवरेज फिगर लिया है और आप ये देखें कि करीब करीब 34 रुपए पर क्विंटल का रियलाइजेशन आता है उत्तर प्रदेश में। ऑल इंडिया बेसिस पे ये 30 रुपए है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये लगभग 34 रुपए आता है क्योंकि आपका मोलासेस परसेंट गेन थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑल इंडिया एवरेज। नेक्स्ट आइए इसके नेक्स्ट या अब अगर हम वैल्यू एडिशन पे जाते हैं, अगर वैल्यू एडिशन पे जाते हैं तो वहां पे 55 रुपए पर क्विंटल मिल रहा था ऑल इंडिया बेसिस पे, लेकिन यहां पे आपको मिल रहा है लगभग 52 रुपया। 35 से 52 यहां भी हो गए आप। जो 35 रुपए क्विंटल आप कमा रहे थे बाय द सेल ऑफ प्राइमरी बाई प्रोडक्ट्स, वो 35 से 52 यानी कि 1.5 गुना तो यहां भी हो गए आप। वहां 30 से 55 हुए, 30 रुपए पर क्विंटल से 55 रुपए क्विंटल हुए, लेकिन यहां भी आप लगभग 1.5 गुना हो गए। सिग्निफिकेंट फर्क कहां पे है, वो है पावर के टैरिफ में। महाराष्ट्र में 6 रुपए 27 पैसे है और जगहों पे कर्नाटका में भी ज्यादा है। ऑल इंडिया मैंने वहां पे लिया था 5 रुपए पर यूनिट, उत्तर प्रदेश में मैंने लिया है 4.25 पर यूनिट। तो बेसिक फर्क मेरा जो आया है वो वहां पे आया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पावर टैरिफ कम है, प्रॉब्लम्स है, आरईसी की भी प्रॉब्लम्स है, तमाम तरीके की और जो प्रॉब्लम्स है वो अपनी जगह है। लेकिन कुल मिला के एक बात तो बिल्कुल सामने है और मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई विवाद होना चाहिए। एंड आई विद फुल कन्विक्शन आई कैन से कि अगर हम बाई प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन हाई प्रेशर को जनरेशन, आई रिपीट हाई प्रेशर को जनरेशन, ये नहीं कि मैंने 67 केजी का बॉयलर लगा लिया, मैंने 87 केजी का बॉयलर लगा लिया। अब जब बॉयलर्स हमारे यहाँ मोर देन 10% ऑफ द फैक्ट्रीज आर यूजिंग 110 आटा बॉयलर्स, जब हाई प्रेशर के बॉयलर इस्तेमाल करना है तो व्हाई कांट वी पीपल यूज बॉयलर्स ऑफ हाई प्रेशर। तो उस पे जब हम 110 आटा का बॉयलर कर रहे हैं या हम जो है अपनी फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन एफिशिएंसीज को बहुत बढ़ा के डिस्टिलरी में ले जा रहे हैं, तो हमको अगर 52 रुपए 53 रुपए या 54 रुपए का हमको मिल रहा है, तो मैं ये मानता हूं मोटे तौर पे थंब रूल की तरीके से कि जो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट है वो कन्वर्जन कॉस्ट बाई प्रोडक्ट से पूरी हुई जा रही है अगर हम आईईसी रखे हुए हैं, अगर हमारे इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि लगभग चीनी की कन्वर्जन कॉस्ट जो आती है वो इतनी ही आती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बेचते रहेंगे तो आपको लगभग ये मान के चले कि आपको 20 रुपए प्रति क्विंटल का और लॉस होता रहेगा। नेक्स्ट आए, आगे आ जाइए। तो करना क्या है, हमको एक ऐसे मॉडल्स सेलेक्ट करने हैं जो को जनरेशन के हों, हमारे एथेनॉल के हों, और अगर हम को जनरेशन पे जाते हैं तो कैसा मॉडल हम रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मोर पावर पर यूनिट ऑफ द बगास। ये नहीं कि हमने को जनरेशन लगा लिया, 45 केजी का बॉयलर है, 67 केजी का बॉयलर है और हम उसको को जनरेशन करके जी हम तो पावर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वॉट एवर वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू विथ परफेक्शन, 100% परफेक्शन के साथ हम उस काम को कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। 10,500 मेगावाट का हमारा ऑल इंडिया जो है, अगर हम ऑल इंडिया बेसिस पे जाएं तो 10,500 मेगावाट हम सरप्लस पावर ग्रिड को दे सकते हैं। आज हम 3,500 4,000 मेगावाट ही दे रहे हैं। तो स्टिल वी डू हैव ए लॉट ऑफ पोटेंशियल एज फार एज द एक्सपोर्ट ऑफ द पावर इज कंसर्न। और चीनी मिलों की बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्रंच को दूर करने के लिए और एक पावर डेफिशिएंट कंट्री को पावर देने में चीनी मिलें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। हम पावर डेफिशिएंट हैं, स्टेट इज ऑल्सो पावर डेफिशिएंट। तो अगर चीनी मिलें को जनरेशन पे जाती हैं तो आप पावर भी देंगे और संग में एक्स्ट्रा पैसा भी कमाएंगे। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना था कि हाई प्रेशर बॉयलर्स
क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि अभी कोऑपरेटिव की भी कुछ चीनी मिलें सोच रही हैं, और भी लोग आगे आएंगे। क्योंकि अगर मैं वैल्यू एडिशन की बात करूंगा तो सबसे पहले यही बात आएगी कि आज की तारीख में चीनी मिलों की यह स्थिति नहीं है कि वो कोई भी चीज कर सकें। दे कैन डू एनी वेंचर्स बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी मनी इवन टू मेक द पेमेंट फॉर द शुगर केन प्राइसेस। तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का दखल जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से तमाम सारी स्कीमें हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कोजनरेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप द इथेनॉल यूनिट्स। लेकिन आपकी जो बैलेंस शीट है शुगर फैक्ट्री की, जब उसके डीएससीआर की, एफएसीआर की, नेटवर्थ की बात होगी तो क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उसमें कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को उनकी क्या नीति आती है, वो कैसे एनकरेज करते हैं। एक इनडायरेक्ट सब्सिडी के तौर पे, एक इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे उसको देखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्यों है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बता रहा हूं कि आप देखें, आपने अगर एक 67 आटा का बॉयलर लगाया तो आप टोटल पावर कितनी बना सकते हैं? 4512 मेगावाट। और अगर आपने उसी प्रेशर को 67 आटा की जगह 125 आटा कर दिया तो मोर देन डबल हो गई पावर। माने कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे थे तो बॉयलर का प्रेशर चेंज कर देने से आप 100 की जगह 200 रुपए कमा रहे हैं। आदमी तो वही रहेगा, बॉयलर तो वही रहेगा। अगर बॉयलर ऑपरेटर है तो वही रहेगा, फायरमैन है तो वही रहेगा, वाटरमैन है तो वाटरमैन ही रहेगा, जो लेबर होगी वो लेबर ही रहेगी। हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू बी मोर कॉशियस, यू हैव टू हैव गुड टेक्निकल पर्सनल, आपको वाटर क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा अगर कुछ पाना है तो 67 की जगह 87 की जगह 110 और 125 आटा बॉयलर्स पे आए। और जो भी नई यूनिट जा रही है, नई यूनिट कोजनरेशन के लिए जा रही है, दे मस्ट थिंक ऑन इट कि हम अगर हाई प्रेशर बॉयलर पे जाएंगे तो हम एनर्जी को कैसे कंजर्व कर पाएंगे, कैसे ज्यादा पावर एक्सपोर्ट कर पाएंगे, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट। अब दूसरा प्रश्न आपकी तरफ से यह आ सकता था कि भाई आप कह रहे हैं कि सारे बॉयलर 110 आटा के लगा दीजिए या 125 आटा के लगा दीजिए, लेकिन अगर कोई कोजनरेशन कर रहा है और उसके पास 67 आटा का बॉयलर ही है तो वो क्या करे? क्या वो इंप्रूव नहीं कर सकता? तो कर सकता है। उसके लिए बगास ड्राइंग एन ऑप्शन। अगर आप बगास ड्राइंग करते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकता आज की तारीख में कि बगास ड्राइंग कोई मैं नई चीज बता रहा हूं या कहीं पे चल नहीं रही है, यहां पे कहीं पे उसके रिजल्ट नहीं है, आपके उत्तर प्रदेश में ही चल रही है। तो अगर आप बगास ड्राइंग के ऊपर जाते हैं, दो कंडीशन डिफरेंट हैं। एक वो है कि जो नए इंस्टॉलेशन पे जा रहे हैं वो हाई प्रेशर बॉयलर पे चले जाएं। एक वो लोग हैं जो कि अभी जिन्होंने लगाया हुआ है लेकिन उनके बॉयलर के प्रेशर 67 आटा के या 67 केजी के हैं, वो बगास ड्राइंग पे चले जाएं। और बगास ड्राइंग पे जाने के बाद भी उनकी थर्मल एफिशिएंसी इतना इंक्रीज हो जाएगी कि उनका पावर, नेट पावर एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे तो बॉयलर एफिशिएंसी आप देखें, जैसे जैसे मॉइस्चर परसेंट बगास कम होता चला जा रहा है, बॉयलर की एफिशिएंसी किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है। तो मैं ये मोटे तौर पे एज ए थंब रूल आपके सामने रखना चाहता था कि हाई प्रेशर बॉयलर का, हाई प्रेशर कोजनरेशन का हमारे लिए क्या महत्व है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 125 आटा पे चले जाएं, लेकिन लेट अस मेक ए बिगनिंग और 110 आटा पे रखें। आप 87 आटा पे ना रखें। आप जो 100 मेगावाट एक्सपोर्ट करने की सोच रहे थे, या मैंने अपने कैलकुलेशन में 433 यूनिट ली हुई है पर टन ऑफ द केन, आप 433 यूनिट को कम से कम 600 यूनिट पे पहुंचा दें। आप खुद ही देखेंगे कि आप कहां पे अराइव कर रहे हैं और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट प्लीज। ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि दूर की कौड़ी है, एक इनोवेटिव अप्रोच है। अभी तक हम जो कुछ सुनते हैं, सब कुछ समझते हैं, वो हम स्टीम साइकिल्स के बारे में सुनते हैं। माने हमने स्टीम जनरेट की और उससे टरबाइन चला ली और पावर जनरेट कर ली। जब हम ब्राजील की और बड़ी बड़ी जगहों की बात करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे उनकी एफिशिएंसी आ रही है और कैसे उनकी इकोनॉमिक्स आ रही है, तो भाई वो कुछ कर भी रहे हैं। मुझे तो ये भी जान के बड़ा आश्चर्य होता है और मैं जानना भी चाहूंगा कि आखिरकार हम लोग R&D के ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं। चीनी मिलों ने चीनी मिल लगाई बहुत सारी, उन्होंने केन डेवलपमेंट के ऊपर कितना पैसा खर्च किया। पिछले 5 साल से हम ये चिल्ला रहे हैं कि हमारे पास क्राइसिस है, प्रोडक्टिविटी की क्राइसिस है, प्रोडक्टिव एनहांसमेंट होना चाहिए। उन्होंने उसके ऊपर कितना पैसा खर्च किया।
क्योंकि हम हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम पैसा अगर किसी चीज के ऊपर खर्च करते हैं तो R&D के ऊपर करते हैं। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। इस चीज की जो कल्पना है, आप देखें, ये एक ऐसी चीज है जिसमें कि अगर अभी आप 120 से लेकर 140 किलोवाट पर टन ऑफ केन पावर जनरेट करते हैं, माने 1 टन अगर गन्ना है आपका, तो आप 1 टन गन्ने से जो पावर जनरेट करते हैं वो 120 से लेकर 140 किलोवाट आती है, मोटे तौर पे, एक एज ए थंब रूल। लेकिन अगर आप बिग GTCC मॉडल कहलाता है ये, माने इसमें क्या करते हैं, आप बगास का गैसिफिकेशन करते हैं, बगास से गैस बनाते हैं, सिन गैस बनाते हैं, उससे गैस टरबाइन चलाते हैं। जब गैस टरबाइन चलाएंगे पावर जनरेट करेंगे, और जो गैस टरबाइन से गैस निकली वो इतनी गर्म होती है कि उनसे फिर एक बॉयलर चलाएंगे और वहां पे स्टीम जनरेट करेंगे, और वो जो स्टीम निकली उससे फिर स्टीम टरबाइन चलाएंगे। माने आपने 2 बार पावर जनरेशन किया, बगास को सीधे जलाया नहीं, बगास से गैसिफिकेशन किया, बगास से गैसें प्रोड्यूस की, उस गैस से टरबाइन चलाई, वो गैस टरबाइन कहलाई, और उस गैस टरबाइन से जो आपकी गैसेस निकली, हॉट गैसेस, वो एज ए फ्यूअल आपके बॉयलर में काम आई, और वहां पे आपने स्टीम जनरेट करके स्टीम टरबाइन चलाई। तो जो 120 से लेके 140 किलोवाट आप प्रति टन गन्ना पैदा कर रहे थे, वो बढ़ के आपका 225 से 250 किलोवाट हो गया। माने कि आपने दुगनी जो है पावर जनरेट कर ली, यानी कि आप अगर पावर को सेल करेंगे तो आपका रेवेन्यू डबल हो गया। मुझे इसके पीछे